नमस्कार। तो चलिए अपने आज हम कर रहे हैं अंतिम प्रहार आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए। जैसा कि आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको वीडियो मिल गया था, उसी सीरीज के अंदर अपने अंतिम प्रहार की सीरीज जो चल रही है उसी के अंदर अपने लेके आए हैं आज विज्ञान के क्लास। तो विज्ञान के अंदर अपने पूरा पीवाईक्यू जो है उनका विश्लेषण करेंगे, कहाँ से किस टाइप के प्रश्न जनरेट हो सकते हैं, नए क्वेश्चन बन सकते हैं, किन में क्या चेंजमेंट, थोड़ा सा चेंज से कितना क्वेश्चन में बदलाव आ सकता है वो चीज। इसके अलावा प्रश्न कहाँ से किस प्रकार से, ये सारी जो अपने चर्चा है इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। आपको विज्ञान के अंदर ज्यादा जो नहीं, 5 प्रश्न जो आते हैं उनमें से 3 क्वेश्चन इसी क्लास से आपको पीवाईक्यू से ही मिल जाएंगे। तो आपके लिए 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, 6 नंबर बहुत होते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं, अपने पहले थोड़ा सा सिलेबस पे देख लेते हैं, उसके बाद अपने जो पीवाईक्यू है उसके ऊपर चलेंगे। तो वैसे सिलेबस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब से प्रिपरेशन करना शुरू किया तभी आपने सबसे पहले सिलेबस को ही देखा होगा। फिर भी अपने थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपने जो स्टार्टिंग जो है आपके केमिस्ट्री के टॉपिक दिए हुए हैं, जिसके अंदर परमाणु अणु है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण है, उसके बाद कार्बन है, उसके यौगिक हैं। फिर आपके फिजिक्स शुरू हो जाती है, जैसे बल गति के नियम और कार्य ऊर्जा है। और फिर आपके ये जो टॉपिक दे रखे हैं ये आपके पर्यावरण अध्ययन और जो बायोलॉजी है उसमें से दे रखे हैं, जैसे उत्तक हो गया, नियंत्रण और समन्वय हो गया, वंशागति एवं जैव विकास हो गया, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण हो गया, जैव विविधता एवं सतत विकास हो गया। तो ये सारे टॉपिक जो हैं आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब अपने एक लास्ट जो वीडियो है इसके अंदर अपने क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सारे जितने प्रश्न आए हुए हैं आज तक फर्स्ट ग्रेड के अंदर उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके ये जो लास्ट वाले 2 टॉपिक है, आपके प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता एवं सतत विकास, इन 2 टॉपिकों में जो प्रश्न आते हैं वो आपके करंट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, पुराने प्रश्न जो है इन टॉपिक से नहीं आते हैं। तो करंट में रिलेटेड जो भी आपके प्राकृतिक संसाधन, जो भी पेड़ पौधों से संबंधित या जानवरों से संबंधित जो भी योजनाएं वगैरह चल रही है वो सारी आप पढ़ सकते हो, है ना। तो वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो अपने सबसे पहले टॉपिक है परमाणु अणु, उसी से अपने टॉपिक वाइज चलेंगे, जिस तरह से अपने सीरीज था उसी तरह से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या है, निम्नलिखित में से किसका भार अधिक है। ये आपके 2024 के अंदर जो आपके संस्कृत विभाग की फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ है उसके अंदर आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा है किसका भार क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, अपने को पता है कि जो परमाणु भार जो होता है वो परमाणु क्रमांक का दुगना अपने को करना होता है, जो सम संख्या है उसके लिए दुगना, और अगर विषम संख्या में अगर परमाणु क्रमांक है तो उसका दुगना करके एक क्या करना होता है जी, जोड़ना होता है। तो देख लेते हैं अपने CO2 है, तो कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, डबल करोगे कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। प्लस में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पे आता है, उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, 16। लेकिन यहाँ पे क्या है, O2 है, एक का 16 है तो दो का कितना हो जाएगा जी, 32 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, ये 4 और ये 4, 44 हो गया। ये कितने मोल दिए हुए हैं, 2 मोल। अपने किसका निकाला है, 1 मोल का निकाला है, तो 2 मोल के लिए इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। आगे क्या लगा सकते हो, यूनिट लगाना है तो ग्राम लगा सकते हो। आगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर कैल्शियम जो है 20 नंबर पे आता है, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कार्बन फिर से आ गया, 6 नंबर पे आता है तो कितना हो गया, 12 हो गया। प्लस में ऑक्सीजन कितना था, एक ऑक्सीजन का 16, 3 है तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। जोड़ दो इनको, कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 0 आ गया। फिर से आपके पास में एक बचा हुआ है, 5 6 और 4 10, 100 ग्राम हो गया। एक का 100 है तो दो का कितना होगा, एक का आया, ये एक मोल का 100 है तो दो का कितना आ गया, 200 ग्राम हो जाएगा। फिर आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, तो H2O है कि 2 मोल है। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक ही होता है। दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2। प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे, 8 पे, डबल करो कितना हो गया, 16, तो कितना हो गया, 18 ग्राम। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें, ये अपने 1 मोल का है, 2 मोल का चाहिए तो इसको एक बार फिर डबल कर दो, कितना आ जाएगा, 36 ग्राम आ जाएगा। फिर है सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, एक तरह की शर्करा ही आपके पास में, जिसका फॉर्मूला C12H22O11 इस तरह से आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। तो यहाँ पे 12 कार्बन है, एक कार्बन का कितना था आपके पास में, एक कार्बन का था आपके पास में कितना, 12, ठीक है ना। तो 12 कार्बन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144। प्लस में क्या है, हाइड्रोजन 22 है, एक हाइड्रोजन का एक ही होता है तो 22 हाइड्रोजन का कितना रहेगा, द्रव्यमान 22 ही रहेगा। फिर है आपके पास में ऑक्सीजन है 11, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा।
ये आपके 1 मोल का आएगा। किसका आएगा? 1 मोल का। लेकिन कितने मोल दिए हुए? 0.2। तो उसको 0.2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 8 और 4 कितने हो गए? 22 22 2 1 बच गया, 8 9 10 10 और 4 14, हासिल बच गई 1 2 और 1 3, तो 342 आ गया। अब 342 ये 1 मोल का है, लेकिन अपने पास में तो 0.2 मोल है। 0.2 मोल है तो 0.2 से क्या कर दो जी? गुणा कर दो। यानी पॉइंट हटाओगे, नीचे कितना आ गया? 10 आ गया। अब नीचे 10 आ गया तो अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अपने को मल्टीप्लाई करके एक अक्षर छोड़ के क्या लगा देंगे? पॉइंट। भाग मत देने लग जाना, है ना। तो देखो ये हो गया 4, ये आ गया 8 और ये आ गया 6। तो इस नीचे कितना है? 10। तो एक अक्षर छोड़ के क्या लगा दो? सीधा ही पॉइंट लगा दो। कितना आ गया? 68.4 ग्राम आ गया। अब आपके पास में सारों का जो ऑप्शन है वो आपके सामने है। अब आपको क्या बताना है? सबसे भारी पूछा है, तो सबसे भारी पूछा है तो आप सबसे भारी बता दो। कौन सा है सबसे भारी? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वैसे आपको अगर डायरेक्ट याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। मैंने पूरा विश्लेषण किया तो थोड़ा सा आपको टाइम लग गया। आपको लग रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन, बड़ा नहीं है। आपको डायरेक्ट ये याद करवाए हुए हैं तो याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, कुछ नहीं था। आगे देखो, अगला प्रश्न भी इसी तरह का है आपके। नाइट्रोजन परमाणुओं की 3.011 इंटू 10 की पावर 23 संख्या का द्रव्यमान कितना है? इसके अंदर क्या पूछा हुआ है? द्रव्यमान। कणों की संख्या से द्रव्यमान। अपने जो क्लास लगाई थी उसके अंदर क्या पढ़ा था? अपने पढ़ा था एक आवोगाद्रो संख्या। क्या पढ़ा था? आवोगाद्रो संख्या पढ़ी थी। कितनी थी आवोगाद्रो संख्या? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 थी। ठीक है ना। ये किसके बराबर होता है? ये 1 मोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है, प्लस में उस परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। 2 आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है तो कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। ये देखो n जो है 7 पे आता है, 7 पे तो विषम है, डबल का एक जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो 15 के बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो आप इसके अंदर पहले क्या निकाल सकते हो? कणों की संख्या निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? कणों की संख्या। तो कणों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे आप? एक का कितना है द्रव्यमान? 14। ये 1 मोल के बराबर है। तो कणों की संख्या कितनी दी हुई है आपके? 3.011 इंटू 10 की पावर 23। डिवाइड किससे करना है? 6.22 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करना है। अब ये इससे कट हो गया। अब इससे अगर ये आप कट करोगे तो कितना आएगा? पॉइंट हटा दो पहले, तो आप पॉइंट हटाओगे तो दोनों ऊपर भी 3 अक्षर है, नीचे भी 3 है, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा ये 30 11 है और ये 60 22 है, तो इसका ये क्या ऑलमोस्ट डबल। तो ये कितना आ गया? ऊपर तो 1 बच गया, नीचे कितना आ गया? 2। हाफ आ गया। तो ये हाफ तो क्या आ गया आपके पास में? मोल आ गए। ये तो किसकी संख्या आ गई? मोल। तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 1 मोल का 14 ग्राम होता है। ठीक है। तो 2 आपके पास में कितना? आधा मोल ही है, सॉरी आधा मोल है। 1 मोल का 14 ग्राम है तो आधे मोल का कितना होगा? हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल भी देख सकते हो, आधा कर दो इसका, सिंपल से कितना आ जाएगा? 7 ग्राम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न जो है आपके, निम्न में से किसकी परमाणुकता? परमाणुकता क्या होती है? सबसे पहले बात यह आती है कि परमाणुकता क्या है। तो परमाणुकता क्या होती है? आपको बताया था, जिसके अंदर जितने परमाणु जुड़े हुए हैं वही उसके क्या है? परमाणुकता है। ठीक है ना। तो परमाणुकता के अंदर क्या था? जैसे O2 लिखा मैंने, तो O2 में कितनी है? 2 है। जैसे मैंने लिखा O3 लिखा, तो O3 क्या होता है? ओजोन। ओजोन में परमाणुकता कितनी होती है? ओजोन की परमाणुकता है 3। तो इस तरह से जितने भी उसके अंदर आपके परमाणु है वही उसकी क्या होती है? परमाणुकता होती है। गंधक यानी सल्फर, सल्फर का फॉर्मूला होता है S8। तो इसमें कितने परमाणु है? 8 परमाणु है। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O2 से लिखते हैं। ठीक है। क्लोरीन क्या होता है? Cl2 होता है। क्या होता है? Cl2 होता है। ऑर्गन क्या होता है? Ar होता है। ठीक है। और ये 4 ऑप्शन हो गए आपके। ठीक है ना। तो इसमें से पूछा क्या है? किसकी परमाणुकता कितनी है? 1 होती है। तो इसकी कितनी है? 8 है। इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, लेकिन ऑर्गन जो है उसकी क्या है? परमाणुकता 1 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ये प्रश्न भी बिल्कुल इजी है। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या पूछी है। क्या पूछा है? मोलों की संख्या पूछी हुई है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए अभी अपने जो क्वेश्चन किया था उसी जैसा सेम क्वेश्चन है। आपको बताया था कि जितना द्रव्यमान होता है, जैसे हीलियम का द्रव्यमान कितना होगा? 4 होगा, 4 ग्राम होगा। ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल जो है उसके अंदर कितने कण होते हैं? अभी देखा था अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। तो ये आपकी अवोगाद्रो संख्या। ठीक है ना। तो अब क्या है? 52 ग्राम है तो 1 का 4 ग्राम होता है। तो 52 ग्राम का देखो कितना बनेगा? कितने मोल बनेंगे? 4 ग्राम का 1 मोल है तो 52 ग्राम के कितने बन जाएंगे? 13 मोल आपके बन जाएंगे।
इसका अंदर ऑप्शन दिख रहा होगा 13, कहाँ पे है? डी पे है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो या अधिक परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं? आपने पढ़ रखा है, दो या दो से अधिक परमाणु जुड़कर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो या दो से अधिक जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन यौगिक की डेफिनेशन क्या होती है? दो या दो से अधिक तत्व। जब तत्व शब्द आ जाए तब तो आपके क्या आएगा? यौगिक आएगा। लेकिन जब परमाणु की बात आती है तब आपके क्या आएगा? आंसर अणु आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अगला जो प्रश्न है आपके पास में बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात पूछा। किसके? एक तो है कार्बन और एक साइड क्या है जी? आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है ना? एक तो है कार्बन और एक साइड क्या है? ऑक्सीजन है। तो कार्बन जो है इसका द्रव्यमान कितना होता है? आपको कि कार्बन 6 नंबर पे आता है और द्रव्यमान के लिए डबल करना है यानी कि 12। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। कार्बन डाइऑक्साइड है यानी O2 है ये। ठीक है ना? तो एक ऑक्सीजन जो है उसका कितना होता है? 8 पे आता है तो 16। अब यहाँ पे 2 है तो 2 है तो कितना आएगा? 32 आएगा। तो 12 अनुपात है 32। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है तो अपने क्या करें? इसको शॉर्ट करें काट के। इसको अगर 2 के पहाड़े से काटे तो 6 आ जाएगा, इसको भी काटें तो कितना आ जाएगा? 16। ये भी ऑप्शन में नहीं है, अभी भी कट रही है। यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा? 8। तो ये ऑप्शन में दिख रहा होगा 3 अनुपात 8। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना बात? नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 7, प्रोटॉन पर क्या होता है? प्रोटॉन पर क्या होता है? प्रोटॉन पर होता है एक इकाई धनावेश, एक इकाई ऋणावेश, कोई आवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? आपने पढ़ा है कि एक परमाणु जो होता है उसके अंदर 3 अपरमाणु कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, नहीं धनावेश है, नहीं इस पर ऋणावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित इकाई आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा जो है आपको पूछा है प्रोटॉन का, तो एक इकाई धनावेश, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऋणावेश किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। कोई आवेश किस पे नहीं होता? आपके न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर FeH2O, यहाँ पे क्या आएगा? H2O आएगा। ये अनुपात नहीं है, H2O, FeO और जो आपके ये जितने भी ये दे रखे हैं ना, FeH2O, Fe3O3 और ये H2 है, यहाँ पे क्या आएगा? H2 के गुणांक क्रमशः क्या है? यानी इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के बाद संतुलित करते हैं तो क्या लगाते हैं? यहाँ पे एक संख्या आती है जिसको A मान लो, यहाँ पे एक संख्या आती है उसको B मान लो, यहाँ पे एक संख्या आती है उसको C मान लो, यहाँ पे जो संख्या आती है उसको क्या मान लो जी? D मान सकते हो। तो यहाँ पे A B C D के क्या पूछे हैं? गुणांक। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको हिट एंड ट्रायल या ABCD जो आपके पजल करने वाले मेथड है वो नहीं लगाने हैं, आप डायरेक्ट करो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? बिल्कुल इजी सा है। आप देखो इनके अंदर F यहाँ कितना है? 1, इधर कितने हैं? 3। इसके आगे क्या लगा दो? डायरेक्ट 3 लगा दो। इसके आगे क्या लगा दो? डायरेक्ट 3 लगा सकते हो। इसके आगे क्या लगा सकते हो? डायरेक्ट आप 3 लगा दो। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये 3 पूरे हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ कितना है? सिर्फ 1 है। इसको 4 करने के लिए इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएंगे। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए, लेकिन इधर कितने हैं? 2 ही हैं, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। तो 3 Fe, इधर भी 3 है, इधर हाइड्रोजन कितने? 8 है, इधर भी कितने हैं? 8, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी कितने? 4। दोनों साइड बराबर होगी, बराबर होगी, तो ये संतुलित हो गई। अब आपके पास में संख्या क्या आई? यहाँ से तो कितना आया? 3 आया, यहाँ से कितना आया? 4 आया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा। इधर कितना है? 4। तो क्या आपको 34 14 दिख रहा है क्या कहीं पे? ये राजी ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप संतुलित बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो, आपको कोई भी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके हिट एंड ट्रायल वगैरह है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर सकते हो। इस अभिक्रिया के अंदर क्या पूछा है? प्रकार पूछा है अभिक्रिया का, है ना? तो देखो PbCuCl2 PbCl2Cu उपरोक्त अभिक्रिया का उदाहरण है। उपरोक्त अभिक्रिया का उदाहरण है। इनमें से कौन सी अभिक्रिया होगी? देखो संयोजन में क्या होता है? 2 अभिक्रियाएं जुड़ती है। वियोजन में क्या होता है? एक अभिक्रिया है, एक अभिकारक है, टूटकर 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाता है। विस्थापन में क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इसके लिए अपने जो सक्रियता श्रेणी है उसकी ट्रिक भी देखी थी एक अपनी, है ना? देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन में क्या होता है? आपके आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या इसमें कोई टूट रहा है? नहीं टूट रहा।
क्या कुछ जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा। क्या इसमें विस्थापन हो रहा है? कोई एक तत्व है वो दूसरे को विस्थापित कर रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल पीबी जो है वो सीयू जो है उसको अलग कर रहा है, खुद इसके साथ जुड़ गया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। जब आपके द्विविस्थापन होंगे तो यहाँ पे भी यौगिक होगा और यहाँ पे भी यौगिक होगा। जब एक तो आपके तत्व हो और एक यौगिक हो, एक तो क्या हो? तत्व हो और एक यौगिक हो, तब उस समय आपकी जो कंडीशन बनेगी वो किसकी बनेगी? विस्थापन अभिक्रिया की बनेगी। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। नेक्स्ट देखो, ये भी इजी सी अभिक्रिया आपको दे रखी है, बिल्कुल अभी डेफिनेशन इन सब की अपने अभी देखी है। तो देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है, अभिक्रिया दी हुई है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, है ना, इस तरह से है। तो इसके अंदर पूछा ये किसका उदाहरण है, कौन सी अभिक्रिया है इसके अंदर, तो यही अपने देखना है। तो बिल्कुल इजी सी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता लग रहा होगा ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है। जब दो यौगिक आ जाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया थी, अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया आपको, उसमें आपने किसको टिक करना है? द्विविस्थापन अभिक्रिया को टिक करना है, क्योंकि अब चेन के अंदर ऑक्सीजन कम ज्यादा होता है ना, संयोजन वाला जिसके अंदर दो होते हैं और एक ही उत्पाद बनता है, लेकिन यहाँ पे तो उत्पाद भी दो हैं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अपघटन के अंदर क्या होता है? एक अभिकारक होता है, लेकिन यहाँ पे तो अभिकारक दो दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन वैसे कट हो जाएगा। तो डायरेक्ट अपने पास एक ऑप्शन बच गया, कौन सा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? बिल्कुल देखो, आपको बताया था बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, वही वाला क्वेश्चन है। आपके पास में बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसके किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं? जल से अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो जल से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? बुझा हुआ चूना बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर क्या होता है? दो अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद बनाते हैं, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? आपके संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या दिए हैं वो देखते हैं, आपके सत्य असत्य है। तो इसके अंदर देखो कौन सा कथन असत्य है ये बताना है अपने को। तो देखो, बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, तो बिल्कुल अभी देखो ये बिना बुझा हुआ चूना था और ये कैसा चूना है? बुझा हुआ चूना है, आपको बता दिया था। तो ये ऑप्शन तो क्या है? बिल्कुल सही है। आगे है, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये क्या कह रहा है? इसमें अधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो आपको बिल्कुल, जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हो, जल डालते हो, तो ये जब प्रक्रिया होती है तो उसके दौरान क्या मुक्त होती है? ऊष्मा जो है वो मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होती है मतलब ऊष्मा उसमें से बाहर निकलती है, यानी उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगला देखो, यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या ये वियोजन है? क्या एक अभिकारक से दो या दो से ज्यादा उत्पाद बन रहे हैं क्या? नहीं, इसके अंदर क्या है? संयोजन अभिक्रिया है, दो अभिकारक से एक उत्पाद बन रहा है, यानी कि वियोजन का ये अपोजिट है। तो ये ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। लास्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड आपके CaO होता है, जल यानी H2O, और प्राप्त उत्पाद के गुणांक क्या है? 1 है। तो इनके आगे संख्या लगी है क्या? कोई संख्या नहीं है, तो क्या होता है? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक ही यहाँ पे। तो सबके आगे जो गुणांक है वो कितना है? 1 है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न जो है इसमें क्या दिया हुआ है कि क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है। ये भी आपके अभिक्रिया से ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा सोचने विचारने वाला नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ है कि लोहे की कील है, लोहे की कील का मतलब आपके पास में आयरन है, इसको किस में डाल दिया? कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया, यानी कॉपर सल्फेट बोले तो CuSO4 होता है। अब जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो आपको विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी, जिसमें काशीनाथ का माली आलू जराती के पे जाता है, कौन है? आगे आओ, ये वाले ट्रिक बताई थी ना, उसी के अनुसार है। तो Fe जो होता है ना वो कॉपर से क्या है? मोर रिएक्टिव है, यानी अधिक रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है। तो ये Fe क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा। ये कहेगा मेरे तो हाथ क्या है? खड़े है, यानी ये कमजोर है, तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। Fe इसके साथ में खुद जुड़ जाएगा। तो इस तरह से FeSO4 बन गया प्लस में Cu। तो ये जो है आपके क्या हो जाएगा? इस तरह से ये कौन सी अभिक्रिया होगी? पहले तो बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। लेकिन इन ऑप्शनों के हिसाब से देखें तो इसका जो रंग है वो कैसा होता है? आपको पता है कॉपर सल्फेट जो है इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। जब इसको घोल बनाया जाता है, पानी में घोला जाता है, तो रंग कैसा होता है? जिसका नीला होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है।
लोहे की कील का रंग सफेद हो जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लोहे की कील का रंग आसमानी, ऐसा भी नहीं हो सकता। लोहे की कील का रंग अपरिवर्तित रहता है, नहीं, अपरिवर्तित भी नहीं रहता। तो ऑप्शन ए जो है, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, यानी ब्लैक था, ब्लैक से भूरा हो जाएगा। और जो कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का दिख रहा था, उसका रंग जो है वो थोड़ा सा फीका फीका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्या है अगला प्रश्न आपका? अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि रासायनिक रूप से जंग होती है। रासायनिक रूप से जंग क्या होती है, जिसको आप सामान्य भाषा में जंगाड़ बोलते हो, है ना? तो वो क्या होता है? तो ये देखिए, जो जंग है वो किसका उदाहरण है? वो आपके संक्षारण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है जी? संक्षारण का। संक्षारण जो है उसके अंदर अपने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे। एक एग्जाम्पल था लोहे का, यानी आयरन का। एक एग्जाम्पल था कॉपर का। एक था आपके चांदी का। ठीक है जी। इसके अंदर जो जंग है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है। कॉपर जो है इसका होता है कॉपर कार्बोनेट, और इसमें होता है Ag2H। अगर आपसे पूछे कि चांदी काली हो जाती है तो वो काले पदार्थ का सूत्र भी पूछ सकता है। तो ये होता है, जो तांबा है वो हरा हो जाता है तो उसका सूत्र ये है कॉपर कार्बोनेट, ये नाम भी पूछ सकता है। और ये जो है आयरन ऑक्साइड, ये क्या है? आयरन ऑक्साइड। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? तो आपको अगर बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें अपने जो है, जो क्लासेज अपलोड की हैं उनके अंदर अपने करवा दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसके अंदर क्या है? इसमें दिया हुआ है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। ये जो क्लास है ये आपके सॉरी, ये क्वेश्चन जो है ये आपके है कार्बन है उसके यौगिक में से। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास में कोई भी एल्कीन होती है जिसके पास में इस तरह से 4 क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और जो यहाँ पे जो है क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन जुड़ता है। तो इसको संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या होगा? ऐड होगा। कैसे होगा? देखो, ये डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। अपने पढ़ा था कार्बन जो है उसके 4 क्या होते हैं? आपके आबंध होते हैं। तो एक कार्बन यहाँ पे भी आ जाएगा, इसके भी 4 हो गए, 1 2 3 4, इसके 3 पोस्टें खाली है। 2 पे तो क्या जुड़ा हुआ है? आर। ऐसे इसके पास 2 पे तो क्या जुड़ा हुआ है? आर। अब ये 2 जगह क्या रह गई खाली? यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? ये H2 जो दिख रहा है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये क्या बन जाता है? वनस्पति तेल जो या घी जो है इस तरह से बनता है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम जो है वो संकलन अभिक्रिया भी है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, ये प्रश्न कार्बन है उसके यौगिक का ही प्रश्न है अगला भी। नेक्स्ट जो है इसमें क्या है? निम्नलिखित यौगिकों में से किस में OH एक क्रियात्मक समूह है? अब आपने 4 क्रियात्मक समूह पढ़े हैं। कितने क्रियात्मक समूह पढ़े हैं? 4। एक होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। ठीक है। एक होता है ओइक अम्ल, यानी कि एथेनॉल बोल सकते हो, एथेनोइक अम्ल बोल सकते हो। एक होता है आपके कीटोन। एक होता है आपके कीटोन, एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया। एक होता है आपके एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। ठीक है। एक आपके आ गया मेथेनोइक अम्ल बोल सकते हो आप। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लिखते हैं बेसिकली इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये 4 ग्रुप होते हैं। इनकी पहचान करने के लिए पहले तो इनके देखते हैं कि इनकी जो संरचना है वो क्या होती है। एल्कोहल के लिए क्या यूज होता है? बोलो, OH यूज होता है। कीटोन के लिए क्या यूज होता है? C डबल बॉन्ड O यूज होता है। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, CO। ठीक है ना? ये दोनों ही तरीके से गई हैं। इसके अलावा एल्डिहाइड जो है इसका फॉर्मूला होता है CHO। इसको लिखने का एक और तरीका है, कई बार पेपर में ये भी लिखा हुआ मिलता है इस तरह से। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। फिर है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अम्ल जब भी नाम आ जाए तो इसके लिए आपके यूज मिलेगा COOH। इसको भी लिखने का तरीका ये है, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। कहीं आप ऐसे देख के आपको ये तो कीटोन है, कीटोन नहीं है, COO यानी COOH है तब तो क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जब COH है तब एल्डिहाइड है, यानी CHO कौन है? कार्ब आपके एल्डिहाइड है।
फिर सी डबल बॉन्ड ओ आई सिर्फ, तब आपके कौन आएगा, कीटोन आएगा। क्या आएगा, कीटोन आएगा। अब इनके लिए कुछ शब्द भी यूज किए जाते हैं, जैसे एल्कोहल, एल्कोहल बोलोगे तो ओल आएगा लास्ट में। क्या आएगा जी, ओल आएगा। क्या आएगा, ओल। ठीक है, यहाँ क्या है, कीटोन, क्या है, कीटोन, तो इसमें आएगा ऑन। क्या आएगा, ऑन। ये शब्द जो लिख रहा हूं ना, इन्हीं से आपका आंसर पकड़ में आएगा सीधा का सीधा। बस ये दो शब्द याद करने हैं। एल्डिहाइड में आएगा एल, एल्डिहाइड में क्या याद रखना है, शब्द एल याद रखना है। ठीक है जी। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आएगा ओइक अम्ल। क्या लिखा हुआ आएगा, ओइक अम्ल लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, ओइक अम्ल लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रश्न में पूछा क्या है, ध्यान दो, इसमें पूछा है OH पूछा है, तो OH वाला क्या है, ओल। किसी में ओल है क्या, देखो ये है ब्यूटेनॉन, ओन ओन यानी ये किसका है, कीटोन है। ये क्या है आपके, कीटोन, बता सकते हो सीधा। ये नेल है यानी एल्डिहाइड है। ये क्या है जी, एल्डिहाइड है। ठीक है, ये ब्यूटेनोइक अम्ल है, यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल है, एसिड का एग्जाम्पल है। और ये ब्यूटेनॉल, ये किसका है, एल्कोहल का यौगिक है। तो आपको एल्कोहल यौगिक पूछे, चाहे आपको कीटोन का यौगिक पूछे, चाहे एल्डिहाइड का, आपको बस ये ओल, ऑन, एल और ओइक अम्ल, ये चार नाम याद रखने हैं। यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी उसी कंसेप्ट पे है बिल्कुल। आप कर सकते हो इसको, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप साथ साथ में, मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्रोपेनॉन, यहाँ पे क्या है, नॉन, नॉन से आप क्या साउंड देख रहे हो, ऑन देख रहे हो। क्या देख रहे हो, ऑन। तो ये ऑन किसके लिए आएगा, कीटोन, ऑन किसके लिए आएगा, कीटोन। तो ऑप्शन दिख रहा है क्या, कीटोन, ऑप्शन नंबर सी। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता तो शब्द क्या आता, ओइक अम्ल आता। अगर एल्डिहाइड है तो क्या आता, एल शब्द आता। अगर आपके पास में कीटोन या तो क्या आता है, ऑन आता है। अगर एल्कोहल है तो क्या आता है, ऑल शब्द यूज होता है। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो क्या है आपका, कीटोन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके, वो है कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक, किसका गलनांक अधिकतम है, किसका गलनांक क्या है, अधिकतम है, ये पूछा हुआ है। तो मेथेन, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल। क्लोरोफॉर्म जो है इसका फॉर्मूला होता है CH3Cl। क्या होता है, CH3Cl, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इसका जो आंसर है, गलनांक किसका अधिकतम होता है, तो सबसे ज्यादा जो गलनांक होता है वो एसिटिक अम्ल का होता है। किसका होता है, एसिटिक अम्ल का। इनका भी अगर क्रम पूछे तो सबसे ज्यादा डी का है, सबसे ज्यादा डी का, उससे कम सी का, उससे कम बी का है, और सबसे कम किसका है, सबसे कम जो है आपके ए का होगा। गलनांक जो है, गलनांक क्या होता है कि किसी ठोस को द्रव में बदलने के लिए दिया गया ताप होता है। ठीक है ना, तो ये आपके आंसर जो है इसका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके, कार्बन के किस, कार्बन के किस अपरूप में परमाणु फुटबॉल के आकार के समान दिखाई देता है। यानी फुटबॉल के आकार वाला कौन सा था, आपको याद आ रहा होगा, बंक मिस्टर फुलरीन, जिनके नाम पे ये नाम रखा गया, और उनका नाम जो है क्या है, फुलरीन C60। आंसर क्या हो जाएगा, फुलरीन C60। ये भी आपके सारे के सारे क्या है, कार्बन के अपरूप है, जिनमें से हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों क्रिस्टलीय हैं। ये तीनों कैसे हैं, क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है। तो कार्बन के अपरूप में फुटबॉल जैसी संरचना वाला कौन सा है, फुलरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से कार्बन का एक अपरूप नहीं है। अब की बार क्या पूछा है, कौन सा नहीं है, तो वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन होता है, बेंजीन नहीं होता। बेंजीन जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं है। अगर आपसे पूछ ले बेंजीन का फॉर्मूला, तो याद रखना C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6 होता है। फुलरीन जो है, इसमें सबसे स्थायी फुलरीन कौन सा है, C60 है, यानी C60 है। ठीक है ना। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, चालक है, लेकिन ये क्या है, एक अधातु है ना, है ना। आगे है हीरा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। ये विद्युत का कुचालक है, लेकिन उष्मा का सुचालक है। याद रखना इस बात को। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं अपने, अगला है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। अभी अपने देखा था कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप जो होते हैं उसमें एक तो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होती है और एक क्या होती है, अक्रिस्टलीय संरचना होती है। तो अब इसने क्या पूछा है, क्रिस्टलीय रूप पूछा है। तो क्या कोक, चारकोल, गैस कार्बन, फुलरीन,
तो आपके पास में याद रखना ग्रेफाइट जो कार्बन के जो क्रिस्टलीय स्वरूप हैं उनमें 3 ही नाम याद रखने हैं क्रिस्टलीय में, बाकी सारे के सारे किस में आएंगे, अक्रिस्टलीय में। 3 कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा हीरा, एक आएगा आपके पास में ग्रेफाइट, ठीक है, एक ग्रेफाइट के बाद में क्या आएगा आपके फुलरीन, क्या आएगा फुलरीन, ठीक है, फुलरीन भी लिख सकते हो, फुलरीन भी लिख सकते हो। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, फुलरीन हो जाएगा। ये तीनों जो है वो अक्रिस्टलीय है, ठीक है ना। इनके अलावा और भी है, वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा पहले आया था, वहां पे क्वथनांक की जगह क्या दिया हुआ था, गलनांक दिया हुआ था। यानी कि फर्स्ट, जैसे अपने ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रेड में जो एग्जाम होंगे, फर्स्ट पेपर होंगे, उनके कुछ ग्रुप बनेंगे, जैसे ए ग्रुप के हो गए, बी ग्रुप के, सी के, ए का पेपर पहले हो गया, बी का हो गया, फिर सी का, ऐसे। अगर आपका मान लो बी ग्रुप में आता है और ए वाला पेपर हो जाता है, तो आप उस पेपर को पूरा पढ़ें, उसमें से आपको हिंट मिल जाएगा कि आरपीएससी ने क्वेश्चन कहाँ से उठाए हैं। ऑलमोस्ट यही होता है कि वही क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेपर के अंदर देता है। तो देखो इसके अंदर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आपके किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक, जिसका गलनांक ज्यादा था उसी का क्वथनांक ज्यादा होता है। किसका होता है सबसे ज्यादा, एसिटिक अम्ल का। किसका होता है, एसिटिक अम्ल का। अगर कम पूछ ले गलनांक और क्वथनांक, इन चारों में से ये 4 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो सबसे कम पूछे, कम तो है मेथेन का, और ज्यादा पूछे तब आपने क्या लगाना है, एसिटिक अम्ल लगाना है। याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, अगला है सिरका। सिरका क्या है आपके, तो देखो सिरका एक विलियन है, 50 से 60% एसिटिक अम्ल व एल्कोहल में, 5 से 8% एसिटिक अम्ल जल में, 5 से 8% एसिटिक अम्ल बेंजीन में, 5 से 8% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो आंसर होगा वो आपने याद रखना है। सिरका जो होता है वो एक परिरक्षक के रूप में कार्य करता है, अचार के परिरक्षण, यानी अचार को सड़ने गलने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो है एसिटिक अम्ल का जल में जो है होता है, ये 5 से 8% आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था। लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर दे रखा है 3 से 4%। एनसीईआरटी में डाटा क्या दिया हुआ है, 3 से 4%, लेकिन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आया था उसके अंदर ऑप्शन दे रखे थे आपको 5 से 8%। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है साबुन के उत्पाद में सह उत्पाद, यानी साबुन जब साबुनीकरण अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में साबुन जो बनती है आपके, उसके साथ साथ में एक प्रोडक्ट और बनता है। वो प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो वो प्रोडक्ट जो है आपके वो है ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल। ये जो बाकी जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो नहीं बनता है आपके, इससे तो अभिक्रिया करवाई जाती है एसिटिक अम्ल की, ठीक है ना। सोडियम लवण है, ये भी नहीं बनता है। सोडियम एसीटेट बताया था आपको, वो सोडियम से अभिक्रिया करवाते हैं तब बनता है, लेकिन इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ग्लिसरॉल। आगे देखिए अगला प्रश्न जो है, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो एलपीजी का पूरा नाम, ठीक है। का प्रमुख घटक कौन सा है, का प्रमुख घटक कौन सा है। तो जब भी आपके सीएनजी ये वगैरह जी आ जाए, तो इसके अंदर जो आपके आंसर होता है वो मेथेन होता है, और मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कई बार फॉर्मूला भी दे देता है, तो याद रखें CH4 होता है, ठीक है जी, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न आपके जो है फिजिक्स से है, बल और गति के नियम से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है तथा, ठीक है जी, तथा। अब देखो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपने क्रिया की, उसके ऊपर क्या होगी, प्रतिक्रिया, दोनों समान होगी, लेकिन वो कैसे अप्लाई होगी, दो भिन्न पिंड जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं पर लगती है, भी दो अलग अलग पिंड होंगी उन पे लगेंगे। समान पिंड पर लगती है क्या, अगला है प्रत्येक पिंड में हमेशा समान परिणाम का त्वरण उत्पन्न करती है क्या, ठीक है। दो भिन्न पिंडों पर केवल तभी लगती है जब वे टकराते हैं, जब वे टकराते हैं। और लास्ट जो है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो आंसर होगा, देखो दो पिंड जो है केवल तभी लगते हैं जब वो टकराते हैं, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं। अब क्या है, प्रत्येक पिंड में हमेशा समान परिणाम का त्वरण का कोई लेना देना इसमें नहीं है। इसका जो समान पिंड पर लगती है ये भी सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बच गया, एक ही बच गया, दो भिन्न भिन्न पिंडों पर परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। यानी दो पिंड हैं, दो अलग अलग बॉडी हैं, वो जब भी अन्योन्य क्रिया करेंगे एक दूसरे के साथ, तब ये जो आपकी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब एक नाविक
यानी नाव खेने वाला नाविक जो है नाव से आगे कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है, ये एक उदाहरण है। जस्ट इसके ऊपर कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ये गति का कौन सा नियम है, तीसरा। टोटल गति के 3 नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। इनके ऊपर सबसे आसान प्रश्न बनते हैं। वो प्रश्न क्या बनते हैं, पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो गति के पहले नियम को कहते हैं। दूसरा नियम क्या है, संवेग संरक्षण का नियम कह सकते हो। किसका कह सकते हो, संवेग संरक्षण का नियम कह सकते हो, ठीक है। और तीसरा जो है वो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। इनके नाम के ऊपर डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं आपके, बिल्कुल आपके सामान्य विज्ञान के अंदर ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रतिक्रिया, पहला नियम जड़त्व का, दूसरा संवेग संरक्षण और तीसरा कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें पूछा नाविक आगे कूद रहा है तो नाव पीछे जा रही है, क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है, तो ये गति का कौन सा नियम था, अभी बताया आपको, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ठीक है। पहले नियम को क्या कहते हैं बता दिया, दूसरे को क्या कहते हैं और तीसरे को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 27 नंबर प्रश्न है ये आपका। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो निकाय का अंतिम वेग क्या होगा। निकाय का पूछा है, निकाय का मतलब ये हुआ कि मान लो ये कोई गाड़ी है, गाड़ी का मतलब ये है कि इसके इस तरह से पहिए लगे हुए हैं और ये गाड़ी जो है इसके ऊपर पहले ये कोई लड़की है जो क्या कर रही है, खेल रही है। तो खेलने के लिए क्या करेगी, इसके ऊपर कूदेगी, यानी जो एक तरह से पहिए जो होते हैं उनके ऊपर चलेगी, ठीक है ना। पहिए वाली गाड़ी जो है उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी और ये गाड़ी के ऊपर आगे जाएगी। इसका द्रव्यमान है वो कितना है, 40 किलोग्राम है, और इस गाड़ी का द्रव्यमान कितना है, 4 किलोग्राम है। इसने पूछा पूरी गाड़ी का, यानी पूरी जो निकाय है, निकाय का मतलब ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम में कितना द्रव्यमान हो जाएगा, 44 किलोग्राम हो जाएगा। कैसे, 40 तो इस लड़की का था और 4 किलोग्राम उस गाड़ी का था, टोटल द्रव्यमान हो गया 44 किलोग्राम। तो अब करना कैसे है, वही आपके संवेग संरक्षण का नियम लगेगा, इजी सा। संवेग संरक्षण में क्या होता है आपके पास में, पहले का संवेग m1u1 बराबर होता है बाद के संवेग m2u2 के, ठीक है। पहले आपके द्रव्यमान कितना है, 40 है, और पहले जो वेग है आपका वो कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड है, बराबर आपके m2 द्रव्यमान बाद में कितना हो गया, 44 हो गया, और वेग जो है वो अपने को निकालना है, बस कैलकुलेशन करनी है ना। तो कैलकुलेशन करो, इसका कितना आएगा, 240 आ जाएगा, इधर कितना आएगा, 44 इंटू u2 आ जाएगा। ये इधर गुणा में है, इधर लाओगे तो भाग में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको सरल करें, अगर 2 के टेबल से काटे तो ये 120 आ गया, और ये कितना आ गया, 22 आ गया, फिर ये कितना आ गया, 60, और ये कितना आ जाएगा, 11। बिल्कुल इजी तरीके से कर रहे हैं अपने, स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट भी काट सकते थे अपने, लेकिन नहीं, आसान तरीके से कर लेते हैं क्योंकि सभी जो है मैथ में स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो देखो इसको अगर अपने 60 में 11 का क्या करना है, डायरेक्ट डिवाइड करना है, तो इस तरह से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो ये तरीका बढ़िया है, 5 पे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 55। अब एक अक्षर आ गया, आप पूरा मत निकालो थे, 5 देखो इसके अंदर कहीं दिख रहा है कि 5 सर 2 बार है, ये 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 बार है, दोनों में से कौन सा होगा। तो एक स्टेप और चल लेते हैं अपने, यहाँ पे कितना बच गया, 5 बच गया। अब 5 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। अब कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा सर, क्योंकि 44 आएगा ना, 4 पे जाएगा। 5.4 दिख रहा है क्या, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी एक ऑप्शन बच गया, ये वाला जो आंसर है वही होगा। आप आगे देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी ये निकाय का पूछ रहा है, अगर सिर्फ गाड़ी का पूछता तो फिर अपने द्रव्यमान जो है वो 44 न लेके कितना लेते, सिर्फ और सिर्फ 4 किलोग्राम जो है द्रव्यमान अपने रख, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसी कंसेप्ट पे है आपके, जो है 20 ग्राम की द्रव्यमान की एक बुलेट जो है 2 केजी द्रव्यमान की पिस्टल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से क्षैतिज दागा जाता है। पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग, पीछे हटने का वेग क्या होगा। वही है आपके पास में, संवेग संरक्षण का नियम आपके पास में है, m1u1 बराबर m2u2, ठीक है, यही कंसेप्ट लगेगा। अब देखो m1 यानी पहला पिंड, एक को आप m1 मान लो, एक को आप m2, जैसे गोली को m2 मान लेते हैं, बंदूक को अपने m1 मान लेते हैं। जो आपके गोली का वेग होगा वो u2 हो जाएगा, और जो आपके बंदूक पीछे की ओर धक्का लगेगा वो आपका कौन सा वेग हो जाएगा, u1 हो जाएगा। तो अब अपने मान रख देते हैं इसके अंदर डायरेक्ट। देखो ये तो आपके 20 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या आएगा, फिर छोटे को बड़े में बदलना है तो 1000 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो ये आ गया 0.02 किलोग्राम, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट किलो में दे ही रखा है, ये किसका मान है, m1 का मान, ठीक है। ये किसका मान आ गया आपके पास, 0.02, ये आ गया आपके पास में m2
2 का मान, ठीक है। और ये जो है पिस्टल, जो आपकी गोली जो थी उसका वेग था, तो उसका वेग था तो गोली यानी 2 वाली चीज, ठीक है। U1 अपने को चाहिए, तो मान रख दो M1 का मान कितना है, 2 है, U1 निकालना है, M2 कितना है, M2 0.02 है, और U2 आपके पास में कितना है, 150 है। क्या करना है, ये 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है जी। 0.02 मल्टीप्लाई विद 150, ठीक है। अब पॉइंट हटाओगे कितना आएगा, 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 इधर कहाँ चला गया, भाग में, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में बच गया 150 डिवाइड बाई 100, यही बच गया। अब आपने क्या करना है, पॉइंट 10 से तो 10 काट दो, और ये आ जाएगा 1.5। आपको 1.5 तो दिख रहा है, लेकिन इसके आगे माइनस क्यों लगा हुआ है, तो माइनस इसलिए लगा हुआ है, अगर ये जो माइनस है ये दिशा को बताता है। कहने का मतलब, मान लो कि ये आपकी क्या है, इस तरह से आपकी बंदूक है, ये क्या है, आपकी बंदूक है। इससे क्या निकलेगी जी, इधर से फायर किया आपने तो ये गोली निकलेगी, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये जो गोली है वो तो आगे जाएगी, लेकिन बंदूक से धक्का किधर लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है। तो एक दिशा ये होगी, ये धनात्मक दिशा, तो ये आपकी ऋणात्मक दिशा को शो करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है जी, माइनस। आंसर होगा डी नंबर, बिल्कुल इजी सा है। ये आपके जो सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अगला जो प्रश्न है, संवेग का एसआई मात्रक पूछा है। क्या पूछा है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संवेग क्या होता है, सबसे पहले तो देखो, संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो देखो यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है। इसने मात्रक पूछा है, बना लेते हैं। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दिख रहा है क्या कहीं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी वस्तु का संवेग परिभाषित किया जा सकता है, अभी किया था अपने अपने क्या था सूत्र, P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग दिख रहा है क्या कहीं, ये रहा, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगर बात करें वेग के वेग के मात्रक की, तो मीटर बटे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। वेग का क्या होता है, मीटर बटे सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। देखो संवेग में क्या था, P बराबर एम वी था, और इसके अंदर भी देखो P बराबर एम, V क्या था, वेग था। वेग किसके बराबर होता है, D बटे टी होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, यानी विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं कि क्या ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, ये रहा द्रव्यमान। क्या ये वस्तु के विस्थापन पर करता है, बिल्कुल, ये देखो विस्थापन, इसको अगर फॉर्मूले को इस तरह लिखें तो, है ना। फिर है विस्थापन में लगे समय, समय बिल्कुल ये रहा, समय समय पर भी निर्भर करता है, उपयुक्त सभी पर। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। मैंने बता दिया किस तरह से वेग जो होता है उसका फॉर्मूला विस्थापन बटे समय होता है, इसको अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेगा, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। देखो वेग के अंदर आपको दो चीजों का वेग पूछा जा सकता है। एक तो आपको पूछा जा सकता है प्रकाश का वेग, किसका वेग, प्रकाश का वेग। और एक पूछा जा सकता है आपसे ध्वनि का वेग, किसका वेग, ध्वनि का वेग। कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, वो चीजें पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखेगा, तो प्रकाश का वेग है वो सबसे ज्यादा होता है जी निर्वात में, वैक्यूम में। उससे कम होता है जी गैस में। उससे कम होता है जी आपके द्रव में। उससे कम होता है जी ठोस में, ठीक है। ये तो हो गया प्रकाश के वेग का क्रम, सीक्वेंस हो गया, इसको अच्छे से याद कर लें। अगर मैं बात करूं ध्वनि के वेग की, तो ध्वनि का वेग इसका जस्ट अपोजिट चलता है। तो सबसे ज्यादा जो ध्वनि का वेग है वो ठोस में होता है, उससे कम किस में होता है, द्रव में, और उससे कम किस में होता है, गैस में होता है, ठीक है ना। निर्वात में जो है इसका कोई वेग नहीं होता है। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस रहेगा। तो आपको किसका पूछा है, प्रकाश का वेग अधिकतम पूछा है, तो किस में होगा, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पे है, निर्वात में है। तो निर्वात जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस मिश्र धातु इस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। वेल्डिंग के लिए जो है सोल्डर का यूज किया जाता है। एक मिश्र धातु है जिसका नाम क्या है, मिश्र धातु का नाम क्या है, सोल्डर।
मिश्र धातु का नाम क्या है? सोल्डर। और इसको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? अपने सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जिससे, अगला प्रश्न देखो, गुरुत्वाकर्षण, हाँ जी, गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है। अब आगे क्या है? वो वह उस बल से अधिक होगा जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती, वह उस बल से कम होगा जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, वह उसके समान है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। देखो ध्यान दें, ये मान लो आपकी पृथ्वी है और ये आपके सामने क्या है? सन। ठीक है, इसी तरह लिए सूर्य और पृथ्वी का एग्जाम्पल लिया, सूर्य। ठीक है, तो अब बात ये है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? मान लो r डिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या है, इसका द्रव्यमान कितना है? m1 है, और इसका द्रव्यमान कितना है? m2 है। अब इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm1m2/r²। अब आप देखो कि जो आपके गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ये जितना बल इस पे लगा रहा है उतना ही बल इस पे लगाएगा। कैसे? इस फॉर्मूले से देखो, देखो जी का मान फिक्स होता है, कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मात्रक भी याद करना है, ठीक है ना। तो अब इसका मान तो फिक्स है, सब में सेम रहना है। अब m1 m2 का क्या हो रहा है? यहाँ पे गुणा हो रहा है। इसके लिए निकालोगे तो भी दोनों का गुणा होगा, अगर इसके लिए निकालोगे तो भी दोनों का क्या होगा? गुणा होगा। बीच की दूरी दोनों में सेम ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन बात यह है कि पहले के द्वारा लगाया गया बल दूसरे पर लगाए गए बल के बराबर, लेकिन दिशा क्या होती है? दोनों की विपरीत होती है। यानी चाहे एक भारी व्यक्ति है, एक हल्का व्यक्ति है, तो वो दोनों ही व्यक्ति पृथ्वी पर समान गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो इसके अंदर क्या आएगा? समान वाला ऑप्शन कौन सा है? वह उस के समान जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, ये है, इसके अंदर एक तो ये ऑप्शन सही है, और इसके अलावा ये वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता भी है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी पहले अलग थी, बाद में अलग है। तो इस फॉर्मूले में देखो, ये देखो दूरी यहाँ पे लिख रखी है, दूरी बदलेगी तो ये भी चेंज होगा, यानी थर्ड और फोर्थ। इसका कौन सा हो जाएगा? थर्ड और फोर्थ सही है। थर्ड और फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कथन कारक वाला था, इसके अंदर ये दोनों ऑप्शन गलत है, तीसरा और चौथा जो है वो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है आपके पास में 100 वाट का एक बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में कितने किलोवाट घंटा जो ऊर्जा है वो खपत होगी? तो इसके लिए क्या करना है? आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपने जो भी आपको वाट दे रखे हैं वो, और जितने भी घंटे दे रखे हैं या दिन दे रखे हैं वो, और डिवाइड कर देना है किससे? 1000 से। किससे? 1000 से, क्योंकि ये वाट में है और ये किलोवाट में चाहिए, तो वाट को किलोवाट में बदलोगे तो 1000 से भाग करना होता है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट कट हो जाएंगे, क्या बचेगा? 6/10 यानी 0.6 बच जाएगा। तो 0.6 ऑप्शन में है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते। अगर इसको, इस जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको बिल भी पूछ सकता है कि इतना कितना खर्चा आएगा। अगर मान लो इसके लिए अगर 4 रुपए प्रति किलोवाट घंटा है तो कितना खर्चा आएगा, तो बस आपने जो रुपए दिए उसको और गुणा में लगा देना है। तो इस तरह से कितना आ जाएगा? 0.24 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अगला है, विद्युत मोटर को, विद्युत मोटर जो है के बाद विद्युत ऊर्जा जिस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यानी विद्युत मोटर जो है वो किसको किस में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा है उसको किस में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है उसके अंदर क्या करते हैं? अपने करंट को फ्लो करते हैं और फिर वो घूमने लग जाती है। तो घूमना क्या है? घूमना यानी गति करना। गति करना क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। तो बिल्कुल आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो, क्या बोला है? जब कोई भी निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो क्या होगा? इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है, और इसकी स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा दोनों क्या है? घटती है। अगले ऑप्शन में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा घटती है। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे मान लो ये कोई हाइट है, इस हाइट पे कोई भी ये बॉल रखी हुई है, तो कोई भी वस्तु अगर क्या है? स्थिर है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा, जिसको पी से या
आपके पीई से भी लिख सकते हो, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे ये गति करना स्टार्ट करेगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा, जिसको के काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो आप बताओ, पहले वो स्थिर थी तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा हुई, गतिज ऊर्जा शून्य है। जैसे ही उसको गति कराना प्रारंभ किया तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। तो स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती है। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, ये देखो, इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए की दे रखा है, तो ये आपने याद रखना है। अगर ये बोले कि कोई गाड़ी जो है वो आपके चल रही थी, उसको एक्सेलेरेटर दबाना बंद कर दिया, धीरे धीरे वो रुक रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा घट रही है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाने के बाद में उसकी गतिज ऊर्जा घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ये चीज भी आप याद रख सकते हो। ऐसे पंखे की कंडीशन में भी हो रहा है, पंखे को जैसे ही स्विच ऑन किया उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उसको ऑफ किया तो उसकी गतिज ऊर्जा घटेगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ये चीज आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, नीचे दी गई वस्तुओं में किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv², यही होगी। अब इसने क्या कहा है कि m द्रव्यमान है, v चाल है, इस तरह से ये जो वैल्यू दे रखी है ना आपको, ये इस फॉर्मूले में पुट करके अपने को चारों ऑप्शन के अंदर सजाना है। तो देखो कैसे बनेगा, पहले में तो 1/2 m की जगह m, v की जगह v, तो यही बनेगा। दूसरे में क्या करना है, 1/2 m की जगह 3m आएगा और v की जगह 2v आएगा, 2v आएगा, 2v², क्या आएगा, 2v का स्क्वायर, यानी कि 1/2 3m इंटू 4v²। अब 2 से ये 2 कट जाएगा और 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 6mv²। पहले में तो कितना आया, हाफ mv² आएगा, दूसरे में 6mv² आ गया, फिर है 2m और 3v, इसमें क्या आएगा, 1/2 2m, यहाँ पे आएगा 3v का स्क्वायर। तो ये कंडीशन 2 से तो 2 काट दिया आपने, तो ये आ गया 9 का स्क्वायर करोगे, सॉरी 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 9mv² आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये चारों ऑप्शन आपने सॉल्व कर लिए। नहीं, एक बच गया, ये लास्ट वाला बच गया, 1/2m 4v का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 16v², 2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा, 8, 8 mv²। तो इनमें क्या है, ये तो 1/2 यानी 0.5 है, इसका कुछ नहीं है, 6, 9 और 8, इनमें से ज्यादा कौन सा, देखो mv² ये तो सेम है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा होगा इनमें, जिसमें संख्या बड़ी है, तो संख्या बड़ी कौन सी है, 9mv²। 9mv², थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका जो है सर्वाधिक हो जाएगी। सबसे कम पूछते तो ऑप्शन नंबर ए होता, सबसे ज्यादा पूछा तो ये हो जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, अब आपके जो है बायोलॉजी जो है शुरू हो चुकी है। बायोलॉजी के ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वही आएंगे जो आपके पीवाईक्यूज हैं, लगभग रिपीट होने के चांसेस बायोलॉजी में सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि फिजिक्स वगैरह उनमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनको फॉर्मूलों को चेंज किया जा सकता है, लेकिन बायो में जो मैटर है वही का वही रहना है, तो उसमें क्वेश्चन रिपीट होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर क्या बोला है, वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा उत्तक करता है। उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। उत्तकों से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से आपका पूरा शरीर बनता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि लार ग्रंथि और वृक्कीय नली इनमें कौन सा उत्तक होता है, इसमें होता है घनाकार एपिथेलियम जो उत्तक है वो जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा है कोलीफॉर्म जीवाणु जो है, कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं। तो ये जो जीवाणु है ये आपके पाए जाते हैं किसमें, आपके पाए जाते हैं आंत में, यहाँ पे आंतर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आंतर में पाए जाते हैं, यानी छोटी आंत बड़ी आंत जो होती है उनके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादपों में वृद्धि सन्मक, सन्मक का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, रुकावट करने वाला हार्मोन है, करने वाला हार्मोन पूछा, कौन सा वृद्धि को रोकता है। तो ऑप्शन है एबीसीसी कमल, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन जो है ये वृद्धि को प्रेरित करता है, ये वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन जो है ये आपके कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन किसको, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ये चीज आप याद रखेंगे।
और जिब्रेलिन जो है ये बीजों के अंदर प्रसुप्ता को बढ़ाता है, यानी बीजों के अंकुरण की क्षमता को बढ़ाता है। इसको बीजों के अंकुरण की क्षमता को बढ़ाता है। एबीसीसी कमल जो है वो वृद्धि संमत या वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है? वही क्वेश्चन है, वहां पे वृद्धि सन्मक दे दिया, यहाँ पे वृद्धि रोकता है, तो क्वेश्चन वही सेम टू सेम एबीसीसी कमल हो जाएगा। इनका जो व्याख्या है वो मैंने पहले ही कर दी है। नेक्स्ट देखो, कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि सन्मक, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो ये देखो इसका आंसर भी वही होगा, है ना। क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम ही होगा, सिंपल लॉजिक है ना। मैं भी देखो क्या बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? देखो, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमेस्टोनिन और रिलैक्सिन। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा रिलैक्सिन। ठीक है जी। ये दोनों ही जो है वो इंसुलिन जो है ये दो शर्करा से संबंधित है। एक शर्करा को बढ़ाता है, एक शर्करा को घटाता है। इंसुलिन जो है वो शर्करा को क्या करता है? बढ़ाता है, और ग्लूकागॉन शर्करा को घटाता है, शर्करा के लेवल को कम करता है। आगे मस्तिष्क का यह भाग जो स्वेच्छा क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर में स्थिति संतुलन के लिए उत्तरदायी है, यानी स्वेच्छ क्रियाओं के लिए, समय की इच्छा से होने वाली क्रियाओं में उनके लिए उत्तरदायी है। कौन सा है? मेरुरज्जु है क्या? प्रेमस्तिष्क है? अनुमस्तिष्क है? मेडुला है? क्या है? तो मेडुला तो किसके लिए? जब भी आपके अनैच्छिक क्रिया आ जाए ना, तब क्या चिपका देना आप? अनैच्छिक क्रिया में क्या चिपकाना है आपने? मेडुला चिपकाना है। लेकिन ये तो स्वैच्छिक पूछा है, स्वैच्छिक यानी सोचने समझने की स्थिति पूछी है, तो इसके लिए जो आएगा वो अनुमस्तिष्क आएगा। कौन सा आएगा? अनुमस्तिष्क। आगे देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? इसके अंदर क्या होता है? आपके प्रतिवर्ती चाप में क्या होता है? पहले आपको उद्दीपन होगा, उद्दीपन होने के बाद में आपके जो संदेश है वो मेरुरज्जु के पास में आपके जो है, आपके तंत्रिका जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संवेदी, कौन सी? संवेदी, और एक होती है प्रेरक। संवेदी तो संवेदना ग्रहण करती है, और प्रेरक जो है वो क्या करती है? मैसेज को, मतलब जो भी एक्शन है उसको बताती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो संवेदी है, सबसे पहले आपकी क्या होगी? जो मांसपेशी है उसके अंदर संवेदी, मांसपेशी से संवेदी अंग के पास में आएगा, फिर आपके न्यूरॉन आएगा, फिर मेरुरज्जु, और फिर क्या होगा? प्रेरक। इस तरह से आपके जो है मांसपेशी, संवेदी, न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक, यानी आपके पहले जो अंग है उसको क्या होगा? कोई भी गर्म या ठंडे का आभास होगा या कांटा लग रहा है, जो भी आपको पता लग जाता है तुरंत। तो ये क्रिया हुई कैसे? इसी को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या होगा? अभिग्राही जो है उसको ग्रहण करेंगे संदेश को, उसके द्वारा फिर क्या होगा? संवेदी के द्वारा न्यूरॉन में जाएगा, न्यूरॉन के बाद मेरुरज्जु में, फिर वो प्रेरक, फिर न्यूरॉन, और फिर क्या होगा? मांसपेशी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। इस तरह से आपके जो है क्रिया होती है। अगला जो है, जैव विकासीय दृष्टिकोण से, जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी एवं मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था समानता का उदाहरण है। देखो, दो होती है, एक तो आपके पास में क्या है? समजातता। क्या होती है? समजात अंग। एक होता है समवर्ती अंग, समवर्ती अंग। एक तो समजात अंग और एक समवर्ती अंग। तो जो आपके समजात अंग है और जो समजात अंग, उनकी तो उत्पत्ति और संरचना क्या होती है? सेम होती है। ठीक है ना। और जो समवर्ती है उनका क्या कार्य? सेम होता है, लेकिन उत्पत्ति वगैरह क्या होती है? अलग अलग होती है। इसके अंदर ये सारे के सारे छिपकली के आपके अग्रपाद हैं, या पक्षी के हैं, या मनुष्य के सारे जो है संरचना में सेम है, लेकिन काम अलग अलग है। मनुष्य अपने हाथों का काम अलग तरह से करता है, पक्षी जो है उसके जो पंख है वही अग्रपाद से बने हैं, तो वो उड़ने के लिए काम में लेता है। तो इस तरह सबके अलग अलग है। तो इसके अंदर जो है ये किसको बताता है? समजातता को बताता है। समवर्ती बता दिया, जिसके क्या होते हैं? कार्य सेम होते हैं, लेकिन संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से अनुरूप अंगों के युग्मों का चयन करें। तो देखो क्या दिया है? चमगादड़ एवं कबूतर के पंख, इंसान के दांत एवं हाथी दांत, आलू एवं शकरकंदी।
इन सब की संरचना जो है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो जिनकी संरचना सेम होती है वो कौन से होते हैं, समजात अंग होते हैं, और जिनके कार्य सेम होते हैं वो समवर्ती होते हैं। तो इसके अंदर जो सारे के सारे जो है वो आपके क्या है, आपके अनुरूप अंग ही हैं। ठीक है जी। अगला देखो, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 36 होती है, 46 होती है, 96 होती है। इसके लिए याद रखना 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। जोड़ी का मतलब डबल युग्म के रूप में होते हैं, लेकिन जैसे इसको करेंगे अपने सिंपल तो ये आ जाएगा 46। कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। संख्या में कितने होते हैं? 46। टोटल कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। इसमें से एक जोड़ी जो है, यानी कि दो गुणसूत्र जो हैं उनको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं जी? लिंग गुणसूत्र। ठीक है, याद रख सकते हो। ये नर और मादा में अलग अलग होते हैं। नर और मादा में क्या होते हैं जी? बोलो, अलग अलग होते हैं। जिसमें से नर जो है उसके पास गुणसूत्र होता है एक्स और वाई, मादा में होता है एक्स और एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो गुणसूत्र हैं ये आपके लिंग गुणसूत्र है, यानी लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र हैं। बाकी बच गए आपके पास में 22 जोड़ी, यानी कि 44 गुणसूत्र। ये जो है आपके चाहे नर हो चाहे वो मादा हो, चाहे नर हो चाहे वो मादा हो, उनमें क्या होते हैं? एक समान होते हैं। याद रखना कितने समान होते हैं? वो तो 22 जोड़ी यानी 44। अलग कितने होते हैं? एक जोड़ी, यानी आपके दो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना? तो याद रखना ये चीज। तो इसके अंदर कितना आएगा आंसर? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपके, एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करती है? बिल्कुल अभी समझा है अपने को। नर के अंदर एक्स और वाई होता है, मादा के अंदर एक्स और एक्स होता है। ये कह रही ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालिका शिशु में एक्स गुणसूत्र जो है कहां से प्राप्त होता है? तो एक्स गुणसूत्र जो ये क्या है, आपके फादर हैं, और ये क्या है, आपके मदर हैं। फादर और मदर दोनों से इसको क्या मिलता है? एक्स गुणसूत्र मिलता है ना। एक गुणसूत्र तो किससे मिलता है? पिता से, और एक किससे मिलता है? माता से। तो माता से तो हमेशा चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों में ही माता से तो कौन सा मिलेगा? एक्स से मिलेगा, क्योंकि वहां पे दोनों ही क्या है? एक्स है। इधर क्या है? एक्स और वाई है, तो यहाँ से चांसेस एक्स के भी हैं और वाई के भी हैं। अब इधर से तो आपके पास में एक्स ही मिलना है। ठीक है ना? इधर से आपके पास में अगर एक्स आ गया तब तो वो लिंग है वो क्या हो जाएगा? मादा हो जाएगा। तब तो क्या हो जाएगा? मादा हो जाएगा, यानी लड़की पैदा होगी। अगर इधर से तो एक्स आना, इधर से क्या आ जाए? वाई आ गया, तब आपके वो है वो क्या होगा? नर, यानी कि लड़का पैदा होगा। अब यहाँ पे अपने कोई भी जो अनुमान लगाते हो या जो कुछ भी है वो कोई काम नहीं करता। यहाँ पे क्या है? प्रायिकता है। जैसे मैथ में पढ़ते हैं ना, प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता, वैसे ही प्रायिकता है कि एक्स आएगा कि वाई आएगा। ठीक है ना? इसमें अपने कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न। अच्छा, इसके अंदर आंसर जो आएगा, एक सामान्य बालिका के अंदर एक्स गुणसूत्र है वो माता और पिता दोनों से आता है। ठीक है ना? ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न है, जीन अभियांत्रिकी किससे संबंधित है? यानी बायोटेक्नोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है? तो देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड। इसको सिंपल सा देख लो, जीन किससे संबंधित होता है? जीन जो है वो आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से रिलेटेड होता है। और जीन जो है यानी डीएनए से रिलेटेड है, ये कह सकते हो। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पे न्यूक्लिक आपको आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्लों में परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है बीटी पादप में बीटी का मतलब क्या है? तो इसका सिंपल सा है, बीटी पादप में बीटी का मतलब बेसिलस थ्यूरिएजम। सिंपल दिख रहा है यहाँ पे बी और टी, बाकियों में ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा। ये तो सीधा सीधा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पढ़ के नहीं गया वो भी कर सकता है इसको। डीडीटी जो है, यानी एक ये क्या है, आपके खेतों में यूज किया जाने वाला रसायन है डीडीटी। के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल में क्या उपयोग किया जाता है? तो ये किससे मिलके बना होता है? तो इसका सिंपल सा याद रखना, क्लोरोबेंजीन और क्लोरोल। क्लोरोबेंजीन और क्लोरो। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, समर्थन का जीवन का प्रतिपादन किसने किया? समर्थ का जीवन, भाई आपने पढ़ रखा है मेंडलवाद, लेमार्कवाद, डार्विनवाद। ये तीन अलग अलग आपके पास में आपके आनुवंशिकता से रिलेटेड है, तो इनको साइकोलॉजी में भी पढ़ा जाता है ना। तो देखो यहाँ पे पूछा है समर्थ का जीवन,
जो है प्रतिपादन किया, तो ये किया था डार्विनवाद, यानी डार्विन के जो नियम थे उन्होंने, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो डार्विन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है। देखो यहाँ पे जो सिद्धांत है, कई बार 5 आर भी मिलेगा आपको, कई बार 3 आर ही मिलता है, ठीक है। छोटी क्लासों में अपने को 3 आर लिखा हुआ मिलता है, बड़ी क्लासों में अपने को 5 आर लिखा हुआ मिलता है। तो देखो यहाँ पे रिचार्ज ऐसा कुछ नहीं है, रिपे भी नहीं है, रिफाइन भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, रिफ्यूज है, जैसे रेड्यूज, रिफ्यूज, रिसाइकिल, है ना, रिनेबल, है ना, रीन्यूएबल, है ना। इस तरह से आपके 5 जो है 5 आर जो है कंसेप्ट है, जो आपके प्लास्टिक वगैरह है उसको जो है किस तरह से निपटान किया जाए, उसके लिए ये सिद्धांत जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है। सबसे पहले तो ओजोन जो है वो क्या है, ओजोन एक परत है जो कि पृथ्वी के चारों ओर है, एक जिसका फॉर्मूला होता है O3, और ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो इसको मापने वाली जो इकाई है वो क्या है, हर्ट्ज है क्या, नहीं है, कैलोरी भी नहीं है, जूल भी नहीं है, तो इसका आंसर है डॉप्सन। जो आपके ओजोन परत है, यानी उसकी जो सांद्रता मापती है, यानी ओजोन कितनी है कितनी नहीं है, तो वो मापती है कौन, डॉप्सन इकाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है, कितनी पहुंचती है। एक साइंटिस्ट का नाम है, आपके साइंटिस्ट हुए हैं ये, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, एक नियम दिया जो है 10% का नियम। किसका नियम दिया, 10% का नियम। 10% का नियम क्या कहता है कि एक ऊर्जा स्तर से अगले ऊर्जा स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। इसको उदाहरण से समझते हैं कि जैसा उदाहरण लेते हैं, जैसे एक घास थी, ठीक है, उस घास को कौन खा गया, हिरण खा गया, ठीक है जी। उस हिरण को कौन खा गया, कुत्ता खा गया, ठीक है जी, इस तरह से। अब क्या है इसके अंदर, मान लो घास के अंदर 1000 जूल जो है वो एनर्जी थी, कितनी थी, 1000 जूल। अब नियम ये कहता है कि सिर्फ 10% आगे जाएगी, इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 जूल जो है वो हिरण के पास जाएगी। अब हिरण को जो खाएगा ना, हिरण की ऊर्जा कितनी है, 100 जूल है, लेकिन उसका सिर्फ 10% ही आगे जाएगा, कितना जाएगा, 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। 10 जूल जो है वो किसके पास जाएगी, कुत्ते के पास। इस तरह से एक, इस नियम के अनुसार ये भी कहा जाता है कि खाद्य श्रृंखलाएं जो है वो ज्यादा लंबी नहीं होती है, उसमें सिर्फ 3 या 4 उपभोक्ता ही होते हैं। सबसे पहले जो होता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता, उसको जो खाता है वो द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, और लास्ट में जो वो लास्ट वाला है उसको कोई खाने वाला नहीं होता है, वो मर जाता है, उसके बाद में आता है अपघटक, जो कि उसको अपघटित कर देते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो चलती रहती है। यहाँ पे पूछा है कितनी प्रतिशत है, तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, 10%। ये आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नियम दिया। अगला देखो, एक मोर सांप खाता है, एक मोर क्या खाता है, सांप खाता है। जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, मोर क्या है। देखो ये कहा है कि आपके पास में सबसे पहले क्या था, एक घास था, इसके ऊपर कौन थे, कीट थे, ठीक है, कीट है, ठीक है, कीटों, एक मोर सांप को खाता है, इसके बाद में क्या है, सांप है आपके, क्या है, सांप, सांप को कौन खा गया जी, मोर खा गया। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है आपके पास। ये क्या है, खाद्य श्रृंखला, इसको क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। आहार श्रृंखला बोल दो, खाद्य श्रृंखला बोल दो। जब कई सारी आहार श्रृंखलाएं मिल जाती है तो उसको आहार जाल या खाद्य जाल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे घास को कीट, कीट को सांप, सांप को मोर खा रहा है। क्या पूछ रहे हैं, मोर क्या है, मोर जो है लास्ट में आ रहा है, क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो क्या ये प्राथमिक होता है, प्राथमिक तो कौन था, कीट था। जो घास होती है, जो भी पादप होते हैं ना, चाहे घास आ जाए चाहे पेड़ पौधे हो जाए, पादप आ जाए, तो वो जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। वो क्या होते हैं, उत्पादक। जो इसको खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, जो प्राथमिक को खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता होगा, जो द्वितीय को खाएगा वो तृतीयक होगा, और लास्ट में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आएगा अपघटक। तो यहाँ पे अपघटक तो दिया ही नहीं है, तो मोर जो है वो क्या है, प्राथमिक है क्या, नहीं है। अंतिम अपघटक है क्या, नहीं, अपघटक तो है ही नहीं है, तो है ना। ये क्या है, खाद्य स्तूप का शीर्ष है, यानी खाद्य श्रृंखला में जो लास्ट वाला जो जीव होता है वो जीव है यहाँ पे इस श्रृंखला में, जो आपको प्रश्न में दे रखा है। जरूरी नहीं है अपने को पूरे लाइफ से नहीं देखना, अपने को क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो ये जो है ये अंतिम कड़ी है, अंतिम कड़ी है, तो ये खाद्य श्रृंखला का अंतिम स्तूप है।
ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसकी वायुमंडल में उपस्थिति अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जो वर्षा जिसका पीएच कितना होता है, 5.5 से कम होता है, जिसका पीएच 5.5 से कम हो जाता है उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अम्लीय वर्षा कहते किसको है, और ये होती किसकी वजह से है? ये होती है सल्फर के ऑक्साइड की वजह से, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे वो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, उसकी वजह से भी होती है। तो जो इस इन ऑप्शनों के अनुसार है वो है सल्फर की ऑक्साइड। ठीक है जी, क्या है? सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आज के अपने क्या थे जी, जो आपके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से करके आए एग्जाम को, और एग्जाम के अंदर अपना सिलेक्शन जो है वो श्योर करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में।